हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम 2021-22 के भारत के बजट को देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को हम पहले देख चुके हैं और इंडियन बजट के साथ ही मध्य प्रदेश के बजट और मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे की भी बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के बजट की। भारत का बजट 2021 से 22 पहला पेपरलेस बजट था जो 6 पिलर्स पर आधारित था। एक एक करके इन 6 पिलर्स को देखते हैं। पहला पिलर है हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो इस सेक्टर पर भारत ने बजट में 137% का बजट बढ़ाया है, जो है 2,23,846 करोड़। हेल्थ एंड वेल बीइंग के अंतर्गत क्या आता है? इसमें है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 साल के लिए। इसमें ग्रामीण और शहरी हेल्थ एंड वेल बीइंग सेंटर को सपोर्ट किया जाएगा। एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित होंगे और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इनके अलावा पोषण अभियान 2.0 शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू हुआ है। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किए गए हैं। अब 20 साल पुराने व्हीकल को हटाने के लिए वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। अब आगे बजट के दूसरे पिलर की बात करते हैं, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के अंतर्गत 13 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लाया गया है। मित्र योजना आई है जिसके तहत मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। इसमें 3 साल में 7 ITPs को स्थापित करने की बात की गई है। इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का विस्तार कर 7400 प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए जाएंगे। फिर आती है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम। इसमें गेल, HPCL, OICL आदि के द्वारा पाइपलाइंस बनाई जा रही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल और रोड्स बन रहे हैं। Tier 2 शहरों के एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। खेल स्टेडियम आदि बनेंगे और इन सभी को मोनेटाइज कर पैसा चुकाया जाएगा। ये सभी प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब आगे फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं तो सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007, इन सभी को मर्ज करने की बात की गई है और इन सभी के स्थान पर एक सिंगल बॉडी, सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड गठित किया जाएगा। इस बजट में बताया गया कि गोल्ड एक्सचेंज मार्केट का रेगुलेशन अब सेबी करेगी। सेबी उसकी नियामक संस्था होगी। अब यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि अब भारत में इंश्योरेंस के सेक्टर में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसे 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। मतलब विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां भी हो सकती हैं अब भारत में। आगे डिपॉजिट इंश्योरेंस की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? तो मान लीजिए कि आपके बैंक में आपके पास 1 करोड़ रुपए उपस्थित हैं और किसी कारण से आपका वह बैंक जो है वह दिवालिया हो गया। तो पहले 1 करोड़ में से सिर्फ आपको 1 लाख रुपए की राशि वापस होती थी, लेकिन अब वह राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसे ही डिपॉजिट इंश्योरेंस कहते हैं। यह बजट कहता है कि आगे बैड बैंक्स को स्थापित किया जाएगा जो NPA से निपटने के लिए स्थापित होंगे। सभी NPA को एक स्थान पर एकत्रित किया जाएगा इसमें, और इसके अंतर्गत असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएंगी। फिर स्मॉल कंपनीज की परिभाषा में अब 2 करोड़ से कम पूंजी आधार वाली कंपनियां आएंगी। मतलब जिन कंपनियों का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उन्हें स्मॉल कंपनीज माना जाएगा। इस बजट में विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रखा गया है। अब बजट का तीसरा पिलर आता है समावेशी विकास। इसके तहत स्वामित्व योजना देश भर में लागू की जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन के तहत जहां पहले टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो टॉप फसल आती थी, तो अब ऑपरेशन ग्रीन में 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों को या सब्जियों को शामिल किया गया है। एक देश एक राशन कार्ड स्कीम सभी राज्यों में लागू होगी। अब ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी की बात करें तो 100 नए सैनिक स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से स्थापित किया जाना है। उच्च शिक्षा आयोग का भी गठन होगा।
लेह में नया केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा और आदिवासी क्षेत्रों में ईएमआरएस की स्थापना की जाएगी। 750 ईएमआरएस स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब बजट के 5वें और 6वें पिलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। गगनयान मिशन पर फोकस है और डीप ओशन मिशन भी स्टार्ट किया गया है। अब बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की। इसके अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 56 प्रोफेशन के बेहतर रेगुलेशन की बात करता है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरीज कमीशन बिल लाया जाएगा। 75 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को अब आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। किसी व्यवसायी का टर्नओवर 10 करोड़ तक का होने पर उसे टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ ऐसे व्यवसायी जो डिजिटल रूप से व्यवसाय करते हैं उन पर यह रूल लागू होगा। अब जिस भी व्यवसायी की एनुअल इनकम 50 लाख से कम है उन्हें अब फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम की व्यवस्था दी जाएगी। इसके तहत उन्हें अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कोई भी डिस्प्यूट फेसलेस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इनकम टैक्स भरने की तारीख 31 मार्च से घटाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। चलिए अब इस बजट में सरकार की आय कहां से होगी उसके बारे में जान लेते हैं। टोटल आय का 36% बाहर दिए गए उधारों और अन्य देयताओं से प्राप्त करेंगे। 15% जीएसटी से प्राप्त होगा। 14% आयकर से प्राप्त होगा। 13% निगम कर से प्राप्त होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से 8% प्राप्त होगा। कर भिन्न राजस्व 6%, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति 5% और सीमा शुल्क से 3% की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं सरकार का खर्च कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे ज़्यादा 20% जो हमने बाहर से ऋण लिया है उसके ब्याज भुगतान में होगा खर्च। 16% हिस्सा कर और शुल्कों में राज्य के हिस्से में जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 13% खर्च होगा। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10%, अन्य व्यय में 10%, सब्सिडीज में 9%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%, रक्षा या डिफेंस में 8% और पेंशन में 5% का खर्च किया जाएगा। अब बजट के अनुसार अनुमानित फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? तो 2020-21 में 3.8% अनुमानित था, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 9.5% रहा। अब 2021-22 में फिस्कल डेफिसिट 6.8% रहने का अनुमान है। इस बार की बजट की थीम थी आत्मनिर्भर भारत और नेशन फर्स्ट का संकल्प। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी शुरुआत किया गया यहाँ। और सारफेसी एक्ट 2002 के तहत अब 20 लाख का लोन का फ्रॉड करने वालों पर डेब्ट रिकवरी केस चल सकेगा। पहले यह लिमिट 50 लाख की थी। यह उन एनबीएफसीज के लिए है जिनका एसेट साइज कम से कम 100 करोड़ का हो। तो ये था 2021-22 का बजट। चलिए अब आज के अगले टॉपिक में मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे को सबसे पहले देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का टोटल लेखा जोखा बताता है। तो मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2019-20 में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितनी गिरावट आई? 3.37% की गिरावट। ग्रोथ रेट में गिरावट आई थी 3.9% की। और इस बार 2020-21 का जीएसडीपी टोटल एस्टिमेट किया गया था 5,60,845 करोड़। बात करें प्रति व्यक्ति आय की तो 2020-21 में 98,418 रुपये पर कैपिटा इनकम रही, जो कि 2019-20 के 1,03,288 रुपये से 4,870 रुपये कम है। मतलब पर कैपिटा इनकम में कोविड के कारण कमी देखने मिली है। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम का 77.5% रही। अब ये बताइए गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। यह
इसमें एमपी के 2018-19 के बारे में कहा गया है कि एमपी की बर्थ रेट है 24.6%, साथ ही इंडिया की बर्थ रेट है 20%। एमपी की डेथ रेट है 6.7%, वहीं इंडिया की डेथ रेट है 6%। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एमपी का है 48, वहीं इंडिया का है 32। यहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में रूरल एरिया का मोर्टिलिटी रेट 52 है और अर्बन एरियाज का 36 है, मतलब रूरल एरियाज में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। एमपी का डेथ रेट बिलो 5 ईयर एज यानी नवजात शिशुओं की मृत्यु का रेट 65 है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मातृत्व मृत्यु दर 173 है प्रति 1 लाख गर्भवती महिलाओं पर। अब 2 क्षेत्रों में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिले हैं गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इंडेक्स में। इसमें पहला है रेट ऑफ अंडर वेट चिल्ड्रन, जो 60% से घटकर 42.8% हो गया है। मतलब अंडर वेट जो चिल्ड्रंस हैं वो 42.8% है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशियस चाइल्ड रेट 12.6% से घटकर 9.2% हो गया है। अब मध्य प्रदेश के मिनरल प्रोडक्शन की बात करें तो मिनरल पॉलिसी 1996 के अनुसार मध्य प्रदेश 29 मिनरल्स का प्रोडक्शन करता है। इसमें कोल के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है, डायमंड प्रोडक्शन में पहला है, मैग्नीज में भी पहला है, साथ ही लाइम और रॉक फॉस्फेट में दूसरा स्थान है। अब किन किन क्षेत्रों में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है तो एग में 11% की बढ़ोतरी, मीट में 9% की, मिल्क में 8% की, तिलहन में 20% की और दलहन उत्पादन में 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब जो अर्थव्यवस्था के हमारे 3 सेक्टर है ना, उसमें 2011-12 के आधार वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है टर्सरी सेक्टर ने 37.56%, फिर प्राइमरी सेक्टर ने 36.82% और सेकेंडरी सेक्टर में 25.62% की वृद्धि दर्ज हुई है। अब टोटल रिसीट्स कितनी है 2020-21 में, तो टोटल रेवेन्यू रिसीट है 1,36,596 करोड़, लेकिन यह राजस्व प्राप्ति पिछले साल की तुलना में 8.1% की कमी के साथ प्राप्त हुई है। राजस्व प्राप्ति में स्वयं मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा 42.2% और सेंटर के द्वारा 57.8% की प्राप्तियां हुई हैं। अब बात करें टोटल टैक्स रेवेन्यू की तो यह हुआ है 48,801 करोड़। टैक्स रेवेन्यू में इस वर्ष 10.7% की वृद्धि देखी गई है। अब आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में। तो इस साल इंडस्ट्रियल सेक्टर को 5,536 लाख का फाइनेंशियल अप्रूवल मिला है। रजिस्टर्ड एमएसएमईज की संख्या में 3.35% की कमी देखी गई है। एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट में 0.22% की कमी देखी गई है। एमएसएमई जो रोजगार सृजित करते थे उसमें 3.52% की कमी आई है। साथ ही मिनरल से गवर्नमेंट की जो इनकम होती थी उसमें 27.4% की कमी दर्ज की गई है। ये सारी कमियां कोविड-19 के कारण है। तो ये था मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। अब अगले टॉपिक में आते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के बजट 2021-22 के बारे में। तो देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश जिसने ऑनलाइन बजट पेश किया है। यहाँ के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। अब क्या क्या एस्टिमेट्स लगाए गए थे इस बजट में वो देख लेते हैं। जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा 9,49,103 करोड़ रुपए। टोटल सरकार का एक्सपेंडिचर होगा 2,343 करोड़ रुपए। राज्य का फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी के टोटल -4.9% रहने की उम्मीद है। साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट -1.8% ऑफ जीएसडीपी होगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश ने किन किन सेक्टर्स पर कितने कितने बजट का एलोकेशन किया है। तो यहाँ पर सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20.35%, फिर एजुकेशन पर 18.87%, एग्रीकल्चर पर 16.29%, हेल्थ पर 7.29% होगा जो पिछले साल 5.6% था। मतलब हेल्थ पर बजट बढ़ाया गया है। साथ ही एजुकेशन एग्रीकल्चर पर भी बजट बढ़े हैं। इसके बाद पॉवर्टी पर 5.5% का खर्च किया जाएगा।
और वुमेन्स पर मतलब इनके वेलफेयर के लिए 4.92% खर्च होगा। अब हायर बजट एलोकेशन दिया गया है एजुकेशन, स्पोर्ट और आर्ट एंड कल्चर को। ये इसलिए है क्योंकि 2022 में मध्य प्रदेश ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट करने वाला है और इस साल के 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा राज्य होस्टिंग करेगा। अब इस साल का जो मध्य प्रदेश का बजट था ना, उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 4 पिलर्स पर आधारित था यह। इसका पहला पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर या भौतिक अधोसंरचना। इसके अंतर्गत विभिन्न मिशन आते हैं। इसमें पहला है मिशन निर्माण, जिसमें 2441 किलोमीटर के रोड, 65 ब्रिजेस और 105 रेल ब्रिजेस बनाए जाएंगे। न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में 164 प्रोजेक्ट शामिल हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 33 लाख रूरल हाउसेस को कवर किया जाएगा। इसके बाद आता है मिशन ग्रामोदय, जिसमें रूरल इनकम को बढ़ाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना, स्वच्छ भारत मिशन पर फोकस, पीएम आवास योजना और मनरेगा पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आता है मिशन नगरोदय, जिसमें क्वालिटी के अनुसार बेटर सिविल एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना है नगरीय क्षेत्रों को और स्मार्ट सिटीज को भी डेवलप करना है। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का दूसरा पिलर आता है एजुकेशन एंड हेल्थ। इसके भी अलग अलग मिशन है। पहला है मिशन बोधि, जिसमें स्मार्ट क्लासेस, सीएम राइज स्कूल और टीचर हायरिंग की बात की गई है। मिशन बोधि के अंतर्गत हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स और हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। मिशन बोधि में 3 स्कीम्स को कवर करने की बात की गई है, जिसके तहत आंगनवाड़ी में कुपोषण को कम करने के लिए पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी। फिर सीएम राइजिंग स्कूल कैंपेन आता है, जिसमें 9200 ऐसे स्कूल सेटअप किए जाएंगे जिसमें सभी प्रकार की फैसिलिटीज होंगी। अब मिशन बोधि के अंतर्गत ही स्टार स्कीम आती है, जिसे फंड दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें टीचर्स की टोटल 24,200 पोस्ट को फिल करने की बात की गई है और एजुकेशन में असेसमेंट सेल का भी गठन करने की बात की गई है। अब इसके बाद आता है मिशन निरामय। ये हेल्थ से संबंधित है। इसमें वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज और हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट की बात की गई है। साथ ही टेलीमेडिसिन क्षेत्र को बढ़ावा देना, मेडिकल कॉलेजेस में सीट को बढ़ाना और हेल्थ में बेसिक सर्विसेज के डेवलपमेंट की बात की गई है। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का तीसरा पिलर आता है इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें पहला मिशन है मिशन अर्थ। अर्थ मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित होगा। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, फार्मर्स को उनके उत्पाद के उचित मूल्य प्रदान करना है, सीएम फसल उपार्जन योजना के तहत एमएसपी पर फसलों की खरीद को बढ़ावा देना है और मिशन अर्थ में ही एग्रीकल्चर के अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को प्रमोट करना है और बिजनेस सेक्टर में स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज को भी प्रमोट करना है और सुदृढ़ करना है। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा। यह स्कीम सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी और साथ ही मिशन अर्थ में एग्रीकल्चर और बिजनेस के साथ साथ बोवाइन प्रोडक्शन पर भी फोकस करना है। बोवाइन मतलब पशुपालन पर। अब दूसरा मिशन आता है मिशन दक्ष। दक्ष वोकल फॉर लोकल के लिए है। इसमें मेगा आईटी पार्क्स और ग्लोबल स्किल पार्क्स के माध्यम से मध्य प्रदेश के यूथ में स्किल को डेवलप करना है। अब कुछ अदर इनिशिएटिव देख लेते हैं इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। तो 20 गवर्नमेंट आईटीआईज को स्ट्राइव्स स्कीम के तहत सेलेक्ट किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें आईटीआईज के क्वालिटी इंप्रूव करने की बात की गई है। अब बताइए ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थित है? भोपाल में। फिर है मिशन स्वावलंबन, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को या जो नौकरी नहीं करना चाहते और अपना खुद का बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सीएम स्वरोजगार योजना के तहत इंसेंटिव मिलेगा। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का चौथा पिलर है गुड गवर्नेंस का। इसमें पहला मिशन आता है मिशन जनगढ़। इसमें वेलफेयर ऑफ ऑल की बात की गई है। इसके तहत अब हर जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन स्थापित होगा। इसमें आगे सम्मान कैंपेन आता है गुड गवर्नेंस के अंतर्गत, जिसमें सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर फीमेल क्राइम्स को कम करने की बात की गई है।
फिर मुस्कान कैंपेन आता है जो लापता बच्चों को ढूंढने की बात करता है। और बताइए कि अब एक पुलिस हॉस्पिटल स्थापित होगा, पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस हॉस्पिटल, वो स्थापित होने जा रहा है भोपाल में। चलिए अब एनर्जी सेक्टर की बात करें तो 4500 मेगावाट के सोलर पार्क टोटल स्थापित होंगे नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, मुरैना और छतरपुर में। इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क 600 मेगावाट का कहां स्थापित हो रहा है? ओमकारेश्वर में, महादेव की नगरी है यह। आगे बात करते हैं ज्ञान पोर्टल की। तो ज्ञान पोर्टल एनिमल हस्बेंड्रीज के बारे में सारी जानकारी कंटेन करेगा। ज्ञान पोर्टल को डेवलप किया है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय जबलपुर ने। अब डेयरी डेवलपमेंट के लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन टेक्नीशियंस बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं सीएम किसान कल्याण योजना। तो ये पीएम किसान योजना के तहत जो 6,000 रुपए की राशि दी जा रही थी ना, उसके अलावा 4,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी किसानों को 1 साल में। आगे सेल्फ सफिशिएंट मध्य प्रदेश के अंतर्गत मॉनिटाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर वर्कर्स आता है और टिश्यू कल्चर लैब फैसिलिटीज को बढ़ावा देने की बात की गई है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देना है, जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट पन्ना में स्थापित की गई है। इसमें क्लीनिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आदि के लिए। अब बताइए बफर में सफर और नाइट सफारी क्या है? तो इको टूरिज्म को प्रोवाइड करने के लिए यह चल रहा है, जिसे कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं पेंच में और सर्वाधिक बाघ घनत्व है बांधवगढ़ में। अब इस बजट में बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका और पोषण मटका स्थापित किए जाएंगे कुपोषण को कम करने के लिए। तो ये सारी बातें थी मध्य प्रदेश के बजट 2021-22 के बारे में। साथ ही हमने इंडिया का बजट और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लिया। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये जितने बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं ना, ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आएंगे। चलिए तो अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।